वो है मॉलिक्यूलर असेंबलीज, जिसमें हम मेम्ब्रेन और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है इंट्रोडक्शन। मॉलिक्यूलर असेंबली की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि सेल्फ असेंबल्ड है। और जब असेंबली की बात करते हैं मतलब दो चीज जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड लगता है वो है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। और अगर हम सिर्फ फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसमें भी एक फॉस्फेट और लिपिड है। अगर हम बात करें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेट अकेला जो है वो एक एनर्जी सोर्स है, पर जब हम उसको लिपिड से जोड़ दे तो ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का उत्पादन होता है या बनता है। और इन सब के कारण इन लोगों की इंडिविजुअल्स की रोल या इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है ये? कहीं कहीं पे सिग्नलिंग में काम आते हैं, कहीं पे वो कोई एक्टिवेशन के लिए काम आ जाते हैं। तो इसलिए हर एक फेट का एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है जिसके कारण वो फेमस है या जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे अच्छा जो मॉलिक्यूलर असेंबली हमको दिखता है वो है मेम्ब्रेन में, जो कि एकदम सिस्टमैटिक है और उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, जब आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं या बैचलर डिग्री में आपने पढ़ा है कि लिपिड बाइलेयर होता है, जहां पे भी हम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। लिपिड का बाइलेयर, लिपिड मॉलिक्यूल्स आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान में आ रहा होगा, एक हेड होता है, नीचे दो टेल होता है, उसको हम लिपिड का लेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं या लिपिड बोलते हैं। और बाइलेयर मतलब दो लेयर होना चाहिए। तो जो हेड होता है वो हेड जो है ना वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल होता है वो वाटर हेटिंग है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो जब एक वाटर लविंग और एक वाटर हेटिंग है तो ऊपर वाला जो आउटर हेड है वो उसको तो अच्छे से स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि वो वाटर के प्रेजेंस में रहे, पर जो वाटर हेटिंग है वो चाहेगा कि पानी से मैं दूर भागूं। जब वो पानी से दूर भागना चाहता है तो वो लिपिड बाइलेयर बना लेता है या फिर मिसल का स्ट्रक्चर बनाता है। अब लिपिड बाइलेयर होता है, फायदा क्या होता है कि लिपिड बाइलेयर होने से ऊपर और नीचे दोनों एंड पे हेड होगा जो कि वाटर लविंग है, और टेल जो है वो दोनों बीच में होते हैं, तो वहां पे पानी नहीं होगा, तो वो हाइड्रोफोबिक, सिस्टमैटिक या स्टेबलाइज या सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो पहला जो कंपोजिशन में आता है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये एक्वस एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज हो जाते हैं, असेंबल करते हैं बाइलेयर बनाने के बाद, और उसके बाद ये स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी या इंटीग्रिटी, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ये सब रोल्स प्ले करता है। कौन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये ऊपर का एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो है ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, और ये इंट्रासेलुलर। ये बीच में जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो है हाइड्रोफोबिक, और बाहर वाला जो है वो है हाइड्रोफिलिक। तो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल और एक है पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि पूरे बाइलेयर को कवर करते हैं, अपर बाइलेयर और इनर बाइलेयर जो इन्वर्टेड होता है वो दोनों को कवर करने वाला प्रोटीन जो है वो है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों में से किसी एक साइड में प्रेजेंट हो और ये लूजली अटैच होता है। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली लिपिड में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स है जो कि मेम्ब्रेन में आपको प्रेजेंट मिलता है। और ये सबका फंक्शन क्या है? ये सेल रिकॉग्नाइज करने में, किसी एक वैरायटी के सेल को रिकॉग्नाइज करने में, उसके सेल सिग्नलिंग में, इम्यून रिस्पॉन्स में, ये सब हेल्पफुल करता है।
नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बढ़ाता है और ये स्टेबलाइज करता है। कहाँ पे रहता है? ये प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच पे। इससे क्या होता है, जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसके कारण हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा फ्लेजाइल होने पे भी इसमें मेम्ब्रेन के एक्टिविटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आती है। ये सेल रिकॉग्निशन, सिग्नलिंग, इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। ये देखो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये जो पिंक कलर का जो बीच में पूरा स्पैन कर रहा है वो इंटीग्रल है, जो आउटर साइड में है वो पेरिफेरल है। कोलेस्ट्रॉल बीच में इस तरह से लिपिड बाइलेयर के बीच में रहेगा। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोटीन के साथ है। असेंबली मैकेनिज्म, सेल्फ असेंबली मैकेनिज्म में क्या आता है, जो मॉलिक्यूलर असेंबलीज है वो एक साथ आपस में जुड़ते जाता है। जैसे कि लिपिड है, लिपिड अपने आप को पानी से बचाने के लिए बाइलेयर का फॉर्मेशन कर रहा है और ये बाइलेयर फॉर्मेशन के लिए उसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाना पड़ रहा है। उसी तरह से इस हेड को स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोटीन को लिपिड के साथ इंटरैक्ट करवाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत होती है। और जो पैकेज है लिपिड चेन का, जहां पे हम फैटी एसिड चेन्स का पैकेजिंग बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहां जरूरत पड़ती है? जहां पे चार्ज लिपिड हेड ग्रुप और प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं। तो ये चार बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन्डर वॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, जो कि सेल्फ असेंबल मैकेनिज्म्स के लिए जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन असेंबलीज। इसमें सबसे पहले आता है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर ये आपने अभी पढ़ा है कि लिपिड का जब बाइलेयर बनता है उसमें एक ऊपर में हेड होता है, नीचे में टेल होता है। इस तरह का लिपिड बाइलेयर बन जाएगा। और बाइलेयर के बाद नेक्स्ट आता है मिसल का फॉर्मेशन, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म बनता है सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से। सब पूरा हेड 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 एक साथ में लेयर कंबाइन होता जाता है और सारे टेल्स को अंदर कर देते हैं। ये सिंगुलर लेयर है, इसमें लिपिड का बाइलेयर नहीं है, लिपिड का मोनो लेयर है जो कि कवर करता है और एक मिसल का फॉर्मेशन बनाता है। जब हम लिपिड का बाइलेयर से मिसल जैसा स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हो जाता है लिपोसोम्स। फिर आता है मोनोलेयर। सिंगल मोनोलेयर्स जो है वो सरफेस के वाटर, एयर वाटर सरफेसेस पे फ्लैट रहता है और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है वो मिसल का फॉर्मेशन बनाने लगता है। मेम्ब्रेन राफ्ट, मेम्ब्रेन राफ्ट में कुछ कुछ एरिया होता है जहां पे कोलेस्ट्रॉल या स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होता है इन मेम्ब्रेन्स, और ये मेम्ब्रेन्स जो है वो उस पार्ट को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन का राफ्ट। और वहां पे जो आइडेंटिटिकल मॉलिक्यूल है जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस या स्फिंगोलिपिड का प्रेजेंस, वो उसको रिकॉग्नाइज या सेल सिग्नलिंग में, ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। ये देखिए, ये जो प्लेन वाला जो पोर्शन है जहां पे कोई भी लिपिड मतलब सिर्फ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसको नॉन लिपिड राफ्ट बोलते हैं। और जहां पे एक्स्ट्रा में मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, स्पैनिंग लिक्विड्स है, स्पैनिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो ये सब जो है वो है हमारे लिपिड राफ्ट। फंक्शनल रोल ऑफ मेम्ब्रेन, सबसे पहला रोल है कंपार्टमेंटलाइजेशन। जब भी मेम्ब्रेन्स बन रहा है तो वो मेम्ब्रेन एक इनर्टनेस क्रिएट करेगा और उसके अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर देगा। तो ये पहला काम है कंपार्टमेंट बनाना। सेकेंड है सिलेक्टिव परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट। इसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट पड़ते हैं। सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब सिलेक्शन करके किसी भी चीज को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करना, और ट्रांसपोर्ट करना वो भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो सकता है। पर सिलेक्टिव परमेबिलिटी में एकदम सिलेक्शन होना चाहिए, कि ये नहीं कि कुछ भी पार्टिकल्स है उसको अंदर से बाहर करते जाएगा, नहीं, जो उसको पार्ट्स होना चाहिए, जो लॉजिकली पास होना चाहिए, उसी को वो पास करता है।
अब जब पास करता है तो दो तरह का मैकेनिज्म है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है जहां पे हमको एनर्जी चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी नहीं चाहिए, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, अगर ज्यादा है तो ही वो देगा और अगर कम है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट ग्रेडियंट चलता है, अगर कम है वो दे सकता है, क्योंकि उसको अगेंस्ट में अगर देना है तो उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हर वक्त याद रखिएगा एक्टिव ए से है और एटीपी भी ए से है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हर वक्त एटीपी लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ए और एटीपी का ए, तो ए याद रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगा और इसमें उल्टा काम होता है, जहां अगर नहीं है तो भी वो दे रहा है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर प्रेजेंट है तो ही वो दे पाएगा। यह है कंपार्टमेंटलाइजेशन, पूरा कंपार्टमेंट बना के हर एक सेल का ऑर्गेनेलीज का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो क्रिस्टी हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे अलग अलग ऑर्गेनेलीज है जो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन के कारण डेवलप होता है। और ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो हाई ग्रेडियंट जैसा भी प्रेजेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगता, इसमें डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आता है। अगर कोई प्रोटीन के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह या दूसरे जगह से, मतलब जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उस पे अगर आके बाइंड हो रहा है तो वो आगे के सिग्नल को पास कर देगा। इसका एग्जाम्पल है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। इसमें आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि आगे सेल सिग्नलिंग का काम करेगा, और सेल सिग्नलिंग के लिए एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, सही सेल को पहचानेगा तो उसके बाद ही उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन का काम इस तरह के मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इजीली करते हैं। एनर्जी कन्वर्शन इसमें आता है एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनता है। ये देखिए ये पाथवे है सिग्नल ट्रांसडक्शन की, एक एक्टिवेट होने पे वो इन जैसे रिले रेस होता है वैसे ही रिले रेस की तरफ एक के बाद एक उसको एक्टिवेट करते जाता है। ये है सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जहां पे वो अपना ही मॉलिक्यूल अपने ही सेल को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे गैप जंक्शंस है उसके थ्रू एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, ये एक जगह से सिक्रीट होके दूसरे टारगेट जगह पे जाके टारगेट सेल को एक्टिवेट करता है। फिर यहाँ पे भी है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है जिसको हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे हम मेम्ब्रेन में इतने सारे प्रोटीन्स हैं जो कि एक दूसरे को सिग्नलिंग करके आगे आगे मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं। साइटोक्रोम सी है, यूबिक्यूटॉन है, ये सारे आप ये सब पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब आते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है सिंगर्स एंड निकोलसन ने, और ये एकदम डायनेमिक मॉडल है। ये बहुत ही बेसिक मॉडल है जो बचपन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि आप लिपिड का प्रोटीन का बाइलेयर बनेगा, इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। अभी हमने देखा कि इसमें बाइलेयर में पूरा दोनों लेयर को स्पैन करने वाला भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है वो अफेक्टेड रहती है टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट और लिपिड कंपोजिशन से। किस तरह का लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है तो कितना प्रेजेंट है, और टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर में वो यूज हो रहा है वो लिपिड बाइलेयर, उस पे डिपेंड करता है। ये हमारा फ्लूइड मोजाइक लेयर, देखिए एकदम सिस्टमैटिक है। कहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इंटीग्रल होगा कि पेरिफेरल होगा, कहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, कहाँ ग्लाइकोप्रोटीन है, कहाँ पे
ग्लाइकोलिपिड है, कहाँ कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरा सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत रैंडम है, पर ऐसा रैंडम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का मूवमेंट होता है, कहीं कहीं पे इंटीग्रल प्रोटीन्स का भी मूवमेंट देखा जाता है। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स एंड रीमॉडलिंग, इसमें आता है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और मेम्ब्रेन डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन फ्यूजन मतलब दो मेम्ब्रेन का फ्यूज हो जाना, ये होता है वेसिकल ट्रैक में एक वेसल का फॉर्मेशन, और वो वेसिकल जाके दूसरे मेम्ब्रेन या दूसरे सेल के साथ अटैच होता है, फिर वो दोनों में जो कॉमन मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है और फिर अंदर का कंटेंट उस सेल के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। एंडोसाइटोसिस में होता है जहां पे हम बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर घुसा रहे हैं। इसमें दो तरह का है कि बाहर से सब्सटेंस जो घुसा रहे हैं उसका स्टेट क्या है। अगर वो सॉलिड है तो आप उसको बोलोगे फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड है तो उसको आप बोलोगे पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में होता है जो सेल के अंदर का कंटेंट है उसको रिलीज करना, जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में रिलीज होता है। कोई एक मॉलिक्यूल है या कोई एक केमिकल है वो बन रहा है सेल के अंदर, और उसको ले जाके मेम्ब्रेन में फ्यूज करना। जो दो मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेनल कांटेक्ट हो रहा है उधर का मेम्ब्रेन वो डिफ्यूज हो जाएगा और अंदर के कंटेंट को वो बाहर रिलीज कर देगा, ये होता है एक्सोसाइटोसिस। और मेम्ब्रेन फ्यूजन अभी बताया। देखो फैगोसाइटोसिस, कोई सॉलिड पार्टिकल जा रहा है, कोई फ्लूइड अंदर जा रहा है तो पिनो, और अगर रिसेप्टर मीडिएटेड देखोगे तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स है जो कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स को रिसीव करके फिर अंदर कोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो एक लेयर बना हुआ है ये मेम्ब्रेन का लेयर है, और इस मेम्ब्रेन में ये अटैच होके फिर ये कोट बन रहा है और ये वेसिकल है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स है ये सपोर्टेड लिपिड बाइलेयर्स है जो कि हमको बायोसेंसर्स या ड्रग टेस्टिंग में हेल्प करता है। लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो कि एमर्जिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में काम करते हैं, जैसे कि एमआरएनए है, एमआरएनए वैक्सीन कैरियर्स है, उस तरह के ड्रग डिलीवरी में काम होता है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर में हमने अपना ड्रग जो भी डिजाइन हुआ है उस ड्रग को हम उसको एक वेसिकल बलून जैसा स्ट्रक्चर आप जैसे समझते हो वैसा बैलून है, जो आउटर बैलून का जो लेयर होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर में हवा की जगह आपकी दवाई है। अब वो क्योंकि वो मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर है तो इजीली वो जाके मेम्ब्रेन में फ्यूज हो सकता है, अंदर में जो दवाई है वो सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स का जनरेशन हुआ है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक सेल मेम्ब्रेन्स। इसमें ये आर्टिफिशियल सेल्स बना सकते हैं। ये बहुत मेजर एस्पेक्ट अभी ओपन अप हो रहा है जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड को एडवांस पहुंचते हैं कंक्लूजन में, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूलर असेंबल होके जो मेम्ब्रेन बना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें वो जो कार्बोहाइड्रेट जोड़ा होगा, जो भी ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ा है, ग्लाइकोलिपिड जुड़ा है, कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, वो सारा चीज वो उस मेम्ब्रेन को यूनिक बनाता है। जैसे डीएनए हर एक जगह हर एक इंसान का अलग होता है, हर एक प्लांट्स का डीएनए का कंस्टिट्यूएंट अगर देखेंगे प्लांट टू प्लांट वो चेंज होगा, उसी तरह से मेम्ब्रेन भी हर एक लोकेशन पे थोड़ा सा चेंज होता है और वही चेंजेस जो है वो उसके लिए यूनिकनेस है। तो उस पे डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन और उसी पे डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज, कैसा सेल है, सेल की एक्टिविटी क्या है, वो डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन में है क्या। सेल मेम्ब्रेन में अगर बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन है मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परमेबिलिटी के काम में करेगा, ये इधर से उधर मूव करने में हेल्प करता है, उस तरह के एक्शंस उसमें ज्यादा होंगी। इसी को ध्यान रखते हुए इन्हीं सेलुलर मेम्ब्रेन्स के लिए ही ये पार्ट जो है ये मेडिसिन में यूज करने के लिए उन लोग यूज होता है कि मेडिसिन में हम कैसे उसको यूज करें इस प्रॉपर्टीज को, जहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन बताते हैं, मेम्ब्रेन राफ्ट की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजीज में भी ये भी बहुत यूज होने लगा है और बायो इंजीनियरिंग में, जहाँ पे हम न्यू तरह से या लैब में हम न्यू वेराइटीज ऑफ मेम्ब्रेन बनाते हैं ताकि वो इजीली टारगेट सेल में जाके फ्यूज हो सके।
तो मेम्ब्रेन के असेंबलीज में इतना ही, और आगे के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ और आप कहाँ से है। अगर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं।